द खबरी। देखते हैं। हाँ, these are the objectives. The first objective is identify factors that can interfere with effective oxygenation of body tissue. ये बोले कि ऐसे अवामिल, ऐसी चीजें मालूम करो जो क्या करते हैं, वो खराबी पैदा करती है किस चीज में, इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू, यानी टिश्यू की तरफ जो ऑक्सीजनेशन मिलता है उस ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस में खराबी लाती है, वो फैक्टर मालूम करें। सही है? कोई एक बता सकते हैं कि कौन सा फैक्टर है? एक ही बंदा बोलो प्लीज। एक फैक्टर, कौन सा फैक्टर है जो आपके ऑक्सीजनेशन को अल्टर करा देता है, यानी आपके ऑक्सीजन के अमल को खराब कर देता है? एक फैक्टर बताओ, कोशिश कर लो प्लीज। यस आबाद साहब आप बताओ। एक फैक्टर हमारे पास ये है, इन्फेक्शन है। अगर आपकी चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी वजह से आपकी ऑक्सीजनेशन प्रोसेस क्या हो जाती है, अल्टर हो जाते हैं। हमारे पास एक ये भी है कि रेनाइटिस, आपकी नोज में क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए। सही है? नोज के अल्ट्रेशन या आपकी नेक प्रॉब्लम आ जाए, ये भी आपके ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकता है। या कोई धूल वगैरह हो, डस्ट पार्टिकल्स भी आपको लीडिंग कोज है, वो फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, आपकी इफेक्टिव ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी टिश्यू में क्या कर देती है, इंटरफेयर कर देती है। इंटरफेयर का मतलब दखल अंदाजी करना। दूसरा हमारे पास क्या है, डिफाइन कॉमन मैनिफेस्टेशन। ये मेडिकल वर्ड है, ये प्लीज लिख लेना, आप लोग रजिस्टर में लिख लीजिए। मैनिफेस्टेशन का मतलब है साइंस सिम्टम्स। वो बोल रहे हैं कि वो क्या निशानात हैं, वो क्या साइंस सिम्टम्स हैं जो आपकी रेस्पिरेटरी अल्ट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन का पता चलता है। ये बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि रेस्पिरेटरी फंक्शन में खराबी आई है, या हमें कैसे पता चलेगा कि कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में खराबी आई है। जैसे हम बोलते हैं कि पेशेंट इज टेकिपनिक है, किसी पेशेंट का यानी सांस की रफ्तार बढ़ गया हो या सांस की रफ्तार कम हो गया हो, दिल की धड़कन की रफ्तार, पल्स रेट बढ़ गया, पल्स रेट कम हो रहा हो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो। These are the manifestation which lead to alteration in respiratory and cardiovascular function को आपके इन चीजों में ये चीजें क्या करती हैं, साइंस सिम्टम है जिससे हमें पता चलता है कि कुछ कोई खराबी आई है, आइदर इन द रेस्पिरेटरी या आइदर इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। रेस्पिरेटरी का मतलब है निजामी, क्या कोई बता सकते हैं रेस्पिरेटरी किसे कहते हैं? हाँ, सांस लेने के अमल को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। शुएब साहब आपकी नेट का बहुत प्रॉब्लम है जी। जी जी डॉक्टर से जी, किसको बोल रहे हो? दूसरा हमारे पास क्या है, डिस्कस लाइफ स्पेन रिलेटेड चेंज एंड प्रॉब्लम। जी मैं भी तो खामोश ऐसा लगो। जी मैं, आप क्या कह रहे हो? शान यार प्लीज आप लोग नहीं बोलो प्लीज, जो नहीं आ रहा है बस छोड़ दो, इतना वेट में नहीं और करता। जाइन पे वॉइस ना राजू वॉइस इसलिए नहीं आ रहा है, इन लोगों का अपना गलती है ना, वो साइन सिस्टम है। आप लोगों को आ रही है या नहीं? मेरे ख्याल से आप लोगों को खराबी है, मेरी तरफ से कोई खराबी नहीं, यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। आई एम राइट। सिर्फ ये दो लोगों को शो नहीं हो रहा है, एक शुएब है एक जिशान है। इन लोगों को जो है ना नीचे कोने में एक लिखा है ना MUTE, तो इन लोग को आपके बोलने का कोई वो नहीं है, आप चैट में लिख लो प्लीज ताकि उसको पता चले, शुएब, और इसको आइडेंटिफाई करो। दूसरा हमारे पास क्या है, लाइफ स्पेन रिलेटेड चेंज। ये बोल रहे हैं कि उम्र के साथ साथ डिस्कस द लाइफ स्पेन रिलेटेड चेंज। वो बोल रहे हैं कि उम्र के जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो रिस्पिरेटरी फंक्शन और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में क्या खराबी आती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप 60 साल के हो जाते हो या 70 साल के हो जाते हो तो हमारे पास रिस्पिरेटरी चेंजेस और कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस क्या आ जाती हैं। सही है? हमारे पास इसके अलावा क्या चीज है, डिस्क्राइब नर्सिंग मेजर्स टू इंश्योर पेशेंट ईयरवे। ये बोले कि पेशेंट की यानी ईयरवे जानते हो कौन सा ईयरवे होता है? हमारे पास इसमें नेजल भी है, हमारे पास इसमें ओरल ईयरवे भी है, दो ईयरवे हैं जो क्या करते हैं, आपकी रिस्पिरेशन को क्या करते हैं, बरकरार रखती है। तो ये बोले कि हम पेशेंट की ईयरवे को सही रखने के लिए एज अ नर्सिंग क्या मेजर करें। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट का क्या हो, पेशेंट का क्या मसला हो, पेशेंट को इन्फेक्शन और पेशेंट को बहुत सी स्पूटम आ रहा है, बलगम वगैरह आ रहा हो, तो बलगम के आने की वजह से आपका नेजल एयरवे में क्या आ जाती है, खराबी आ जाती है ना।
सांस लेने के अमल में रुकावट आ जाती है तो आप क्या करते हो, सक्शन कर लेते हो, नेबुलाइजेशन करते हो। नेबुलाइजेशन जानते हो या नहीं आप लोग? यस सर, जानते हो। हाँ, नेबुलाइजेशन करते हो नॉर्मल सलाइन से या एप्रा से या वेंटुलिन से। तो आप नेबुलाइजेशन करते हो, नेबुलाइजेशन से क्या होते हैं, आपका जो स्पूटम वगैरह, बलगम वगैरह वो बाहर निकल आता है। वो बाहर बाहर यस। निकल आएगा तो आपका पेशेंट एयरवे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द नर्सिंग मेजर। ये बोले डिस्क्राइब नर्सिंग मेजर टू इंश्योर पेशेंट एयरवे, यानी पेशेंट एयरवे को सही रखने के लिए आप क्या करोगे। शुएब साहब, मेरे ख्याल से आपका नेट का बहुत ज्यादा मसला है, प्लीज आप यू शुड टू चेंज योर प्लेस। और क्या चीज है, अप्लाई नर्सिंग प्रोसेस एंड टीचिंग प्लान। ये बोले मैं कौन सा नर्सिंग प्रोसेस करूंगा, क्या काम करूंगा और क्या टीचिंग प्लान करूंगा, यानी क्या पेशेंट को क्या बताऊंगा, क्या सिखाऊंगा। हमारे पास यहाँ पर क्लाइंट का मतलब है पेशेंट, फॉर अ क्लाइंट विद अल्टर रिस्पिरेटरी एंड कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन। अगर पेशेंट का रिस्पिरेटरी या कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन में खराबी आई हो तो आप एज अ नर्स जो है पेशेंट को क्या काम करोगे, पेशेंट के लिए क्या काम करोगे, इसके अलावा क्या पेशेंट को क्या सिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का अल्टर रिस्पिरेटरी एयरवे है, कोई बता सकते हैं, तो आप पेशेंट को क्या सिखाओगे, व्हाट यू विल बी टीच टू द पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल वो डिस्चार्ज हो रहा है, आप क्या टीचिंग दोगे, कोई बता सकता है प्लीज। फ्रीली आप लोग बोल सकते हो, कोई मसला नहीं है। हेलो, अगर अगर कोई इन्फेक्शन है उनको, जैसा कि रेस्पिरेटरी, जी जी, और वो डिस्चार्ज होता है, तो इसके लिए हाँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल वो डिस्चार्ज हो, घर जा रहा है, तो आप उसको क्या टीचिंग दोगे। कुछ पता नहीं। सही है, मैं बता रहा हूँ, सही है, मैं हूं ना। आप इसको ये टीचिंग दोगे, इस तरह है, पेशेंट को बोलोगे कि आप नेबुलाइजेशन कराओगे, नेब्स लगाओगे। नेब्स जानते हो या नहीं? नहीं। नेब्स यार, नेबुलाइजेशन, नेब जो करते हैं पेशेंट को मशीन से, वो जो मास्क लगाते हैं वो हाँ नेब, उसको नेब्स कहते हैं। सही है, यस नॉर्मल हाँ सलाइन से नेबुलाइजेशन कराओगे। पेशेंट को कहोगे कि ठंडा पानी वगैरह नहीं पियोगे। पेशेंट को ये कहोगे कि चावल वगैरह का इस्तेमाल ना करो, केले वगैरह नहीं ले सकते। दीज आर द टीचिंग प्लान। पेशेंट को टीचिंग कराओगे ना, क्योंकि अगर केले वगैरह ठंडा पानी का पियोगे तो क्या करेगा, बलगम वगैरह बढ़ेगा, और इस बलगम बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपकी रिस्पिरेटरी फंक्शन क्या हो सकती है, अल्ट्रेशन आ सकती है। तो ये पेशेंट को बताना होगा। सही है, समझ आया। सही है। यस। और हाँ भी हाँ। बहुत सी चीजें, और कुछ ऐड, कोई बंदा या बंदी ऐड बोल सकते तो बोल दो, और क्या टीचिंग प्लान है बता दो। कोई बंदा बता दो ना, मैं माइंड नहीं करूंगा, आई डोंट माइंड। स्मोक से अपने आप को दूर रखेगा। हाँ गुड। अगर पेशेंट अगर स्मोकर हो तो पेशेंट को क्या बताओगे, आपने अच्छा पॉइंट बता दिया। पेशेंट को क्या बताओगे? यही बताएंगे कि स्मोक से अपने आप को दूर रखना है, मतलब अगर आप जी, स्मोकिंग, अगर पेशेंट नहीं कर रहा है भी तो इस एरिया में नहीं बैठना है जहाँ पे स्मोकिंग हो रही हो। ओके। हमारे पास देख लो, आजकल पाकिस्तान में सबसे बड़ा हमारे पास सेकंड हैंड स्मोकर होते हैं। सेकंड हैंड स्मोकर जानते हो, कोई बंदा आप जानते पीसीओ स्मोकर जो होते हैं जो और हो? से मतलब इफेक्ट होते हाँ हैं। हाँ, इसको पीसीओ स्मोकर भी कहते हैं और सेकंड हैंड स्मोकर भी कहते हैं। तो पीसीओ स्मोकर देखो सबसे ज्यादा डेंजरस, देखो हमने ये, आप इससे अंदाजा लगाओ कि अगर आप अल्कोहल यूज करते हो इतना डेंजरस नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू द पीसीओ स्मोकर, और सेकंड हैंड स्मोकर बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। सही है, क्योंकि अल्कोहल यूजर को ही डेंजरस बना देते हैं ना, इसकी हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ को अल्टर करा देते हैं। लेकिन सेकंड हैंड स्मोकर में एक बंदा जो खुद है वो तो खराब होता ही रहता है, लेकिन वो अपने साथ साथ एनवायरमेंट को भी खराब कर देता है। सही है, तो जी। ये सवाल भी आ सकता है कि विच इज डेंजरस, अल्कोहल इज डेंजरस और स्मोकिंग, तो स्मोकिंग इज डेंजरस। सही, एक कंडीशनल है। दूसरा है रिकॉग्नाइज द इमरजेंसीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ये बोल रहे, रिकॉग्नाइज का मतलब मालूम करना। ये बोल रहे हैं कि आप मालूम करें एज अ नर्स कि कौन सा इमरजेंसी सिस्टम है कि रेस्पिरेटरी और कार्डियोवेस्कुलर। ये बोल रहे हैं कि आप कहां पर बताओगे कि ये इमरजेंसी है। मीन ये है कि आपको जल्द अज जल्द पेशेंट को ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेशेंट का क्या हो, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट तकरीबन 30 या 40 से बढ़ जाए तो क्या है, दिस इज व्हाट इमरजेंसी सिचुएशन है ना। पेशेंट जो है अगर 1 घंटे में आपने इसको नहीं लिया तो पेशेंट डेथ हो सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन ये कि पेशेंट का 70/60 है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है, तो ये भी इमरजेंसी सिचुएशन है ना कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में। पेशेंट का पल्स रेट जो है 150 से ज्यादा है
तो दीज आर द इमरजेंसी सिचुएशन। ये बोल रहे हैं कि रिकॉग्नाइज द इमरजेंसी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आपको मालूम करना है कि कौन सा सिचुएशन जो है आइदर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी आइदर रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, वो कौन सा सिस्टम है, उस सिस्टम को मालूम करना है जो आपको बताए कि इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी का मतलब क्या है, इसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की नीड है, इमरजेंसी अलर्टनेस की नीड है। सही है। अगला Yes. अगला हमारे हैं एक्सप्लेन। एक्सप्लेन ways that caregivers can decrease the exposure of client to infection। ये बोले एक्सप्लेन वेज, आप क्या करोगे, वो तरीकाकार, इन तरीकाकार को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। सही है। जो क्या करें, आप ऐसे तरीकों को एक्सप्लेन करोगे जो क्या करेगा, कैन डिक्रीज द एक्सपोजर ऑफ द क्लाइंट टू इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन की एक्सपोजर, क्लाइंट की इन्फेक्शन की एक्सपोजर को कम किया जाए। तो बताओ वो कौन से वो है, केयर गिवर्स कैन डिक्रीज। केयर गिवर में हम नर्स आते हैं ना, सही है। जी हाँ। तो इसमें कौन से वो है, अजान का वेट कर रहे हैं आप लोग, प्लीज चैट में लिख लें जो इन्फेक्शन को कम कर देते हैं, चैट में मेंशन करें प्लीज। क्वेश्चन दोबारा। नर्स पेशेंट को क्या एक्सप्लेन करेगा जो इन्फेक्शन के चांसेस को कम करते हैं, चैट में लिख के प्लीज। इमरजेंसी वही जानकी अस्सलामुअलैकुम। हाँ हमने क्या हाँ। कहा प्लीज सर। सर दया कसम के उर्दू वाला देखा, उर्दू में नहीं नहीं, मैं उर्दू ही बोल रहा हूँ प्लीज। हमने यहाँ पर बताया था कि एज अ केयर गिवर आप कौन से कौन से तरीके बताओगे जो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन को कम करते हैं। एक तरीका ये है कि हैंड हाइजीन करोगे एज अ नर्स, ये बताओगे। और क्या करो, और क्या बताओगे, किस किस ने बताया प्लीज बता दो, आप लोग भी कुछ बताओगे ना। और पेशेंट को जब भी मेडिकेशन देते हो तो मेडिकेशन टाइमली देंगे। दूसरी ये कि एक्सपोजर टू सेकंड ऑन स्मोकर, यानी एनवायरमेंटल डस्ट जो है इससे बचाना है। पेशेंट को बोले कि मास्क वगैरह यूज करें। और एक्सपोजर टू द डाइट जो है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होने, क्योंकि अगर आप सही डाइट खाओगे तो फिर क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ होगी। तो इस तरह की चीजें आप करोगे तो आपकी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो क्या होगी, कम से कम होगी। सही है। और इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन मेडिकल एंड सर्जिकल सेप्सिस। मेडिकल सेप्सिस और सर्जिकल सेप्सिस कौन सा होता है। मेडिकल सेप्सिस वो होता है, चलो आप बताओ, कौन बताएगा, कोई बता सकते हैं प्लीज। मेडिकल मेडिकल एसेप्सिस में हम पेशेंट से खुद को बचाते हैं, और सर्जिकल एसेप्सिस में हम पेशेंट को जो हम यूज करते हैं उसमें सीजर वगैरह, आर्टरीज वगैरह, उससे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उससे पेशेंट को, मतलब मेडिकल में जो है हम एनवायरनमेंट से खुद को बचाते हैं। गुड। नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ प्लीज। आप गुड, आपने अच्छा पार्टिसिपेंट किया। आपका नाम क्या है प्लीज। जीशान अहमद नाम। ओके जीशान, आप कहाँ, कौन से कॉलेज से हो। सैफी बुरहानी से। सेफी से। ओके। मेडिकल एसेप्सिस हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यानी फ्री होना है फ्रॉम डिजीज। सही है।
a state Yes. of being free from disease causing microorganism, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको फ्री करना है, जो आपने बता दिया, गुड, आपने सही बताया। और हमारे पास सर्जिकल एसेप्सिस वो होती है, हम ऐसे तरीका अपनाएंगे, यानी एसेप्टिक टेक्निक अपनाएंगे, जैसे हैंड हाइजीन वगैरह, हैंड हाइजीन इसमें नहीं और भी कुछ वो है, स्क्रबिंग वगैरह करना, सही है। ये सब चीजें जो है हम ऐसे काम करेंगे जो कॉज ना करे, क्या, डिजीज कॉज ना करें, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर ये होता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, सर्जरी के बाद पेशेंट जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इसमें कौन जिम्मेदार होते हैं, हम डॉक्टर्स और नर्सेज होते हैं। तो इसको डिस्क्राइब करना है, बताना है कि कौन कौन से तरीके हैं, वो तो हम इसमें करेंगे। दीज आर द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमारे पास क्या, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन क्या है, विच मेजर्स अप्रोक्सीमेटली आपके माहौल में कितना 21%, ये क्वेश्चन आ सकता है, सही। एंड ईच एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे पास सस्टेनिंग लाइफ के लिए ये लाजिम और मलजूम है। Each cells of the human body uses oxygen to metabolize nutrients and produce energy. ऑक्सीजन मिलेगा तो एनर्जी मिलेगी। एटीपी प्रोडक्शन जो है ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी। और इस ऑक्सीजन की जब एनर्जी मिल जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट होता है इन द एनवायरनमेंट, और इसकी जगह हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और ये कौन करता है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। अब विदाउट ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, सेल डेथ ऑकर्स रैपिडली हो जाता है। द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू एंड सेल इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है जो हाईलाइटेड है, द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू एंड सेल इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है, हमारे पास गैस एक्सचेंज को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज रेस्पिरेशन। इट्स नेसेसरी, और ये किस लिए नेसेसरी, किस लिए लाजिम है, इट्स नेसेसरी टू सप्लाई सेल्स विद ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूवल में अहम किरदार अदा करता है, कौन, रेस्पिरेशन प्रोसेस के जरिए। नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास क्या चीज है, फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स है, फिर इसके साथ ही हम आपको बाय बाय कहते हैं, सही है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट। एक रेस्पिरेटरी हमारा लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू द लंग्स, और लंग्स से फिर टिश्यू की तरफ लेके जाता है। और इसके अलावा क्या करता है, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेट वेनस ब्लड। आपको पता है कि वेन्स में हमारे पास कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वेनस ब्लड से जब ये राइट एट्रियम से आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर कहां तक जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स तक जा जाता है, और लंग्स तक जब चला जाता है तो फिर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सचेंज होता है गैस, एक्सचेंज हो जाता है अल्वियोलर साइड पे जब हाँ सही है। और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कौन करता है, हमारा बॉडी करता है, सही है। देखो इस तरह होता है, आसान अल्फाज में बताओ, जब ऑक्सीजन हम लेते हैं टिश्यू तक चला जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसको किस में कन्वर्ट करता है, दो चीजों में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है ना, तो एक तरीके से ये चला जाता है एक्सपेल। और वाटर कौन यूज करता है, हमारा जिस्म। ये एक रिएक्शन मैंने बताया, और भी बहुत से रिएक्शन है। और रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, किस तरह ब्लड से रिमूव होता है, लंग्स के जरिए, सही है, एक प्रोसेस मैंने बता दिया। वर्क विद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। चौथा देख लो, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके साथ काम करता है, दिल के साथ काम करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ। यार प्लीज ये माइक बंद करो जिसकी भी आवाज आ रही है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ काम करता है, इसका काम क्या होता है, टू कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एंड फ्रॉम द सेल्स, सही है। याद रखो कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वेस्ट को निकालता भी है, और जो आपकी फायदे की चीजें उसको अंदर लेके आते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सही है। वेस्ट हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट कौन है, वो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारे पास 3 फेसेस है। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स से बाहर, लंग्स की तरफ एयर का अंदर आना और बाहर जाने को हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन की फिर 2 टाइप्स है, हाइपर वेंटिलेशन एंड हाइपोवेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन कब होती है, जब हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डिटेल में चला जाएगा, फिर टाइम बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का बेसिक्स है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ।
लेकिन हाइपर वेंटिलेशन कब होता है? जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक एनवायरनमेंट है, आप जब एसिडोसिस में चले जाते हो तो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, एंड दिस लीड टू हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन किस लिए होता है? ताकि आपका वॉश आउट हो जाए जिस्म से क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होती है। हाइपो वेंटिलेशन कब होती है? जब आपके जिस्म में क्या हो जाती है, आपके जिस्म में ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, ज्यादा हो तो जाता है। आप हाइपो वेंटिलेट होते हैं। तो हाइपो वेंटिलेशन इसलिए हो जाती है ताकि आपकी जिस्म में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाए। सही है, आपके जिस्म में सर ऑक्सीजन, हाँ, तो हाइपर सर वेंटिलेशन। आपने जी सर आपने अभी बोला कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हाइपर में वो ज्यादा हो जाए तो हाइपर वो वेंटिलेशन हो जाता है, और अभी जी, जी। आपने बोला हाइपो में भी वो कार्बन हाँ, डाइऑक्साइड हाँ, ज्यादा हो जाता कभी है, कभी हाइपो हो जाता है। हाइपर, देखो कभी कभी इस तरह होता है कि हाइपर वेंटिलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। तो दिस लीड टू, ये दोनों कभी कभी हाइपर वेंटिलेशन लीड टू हाइपो वेंटिलेशन, दोनों काम हो जाते हैं एक साथ कभी कभी। सही है, सही क्योंकि जब सर, ऑक्सीजन सही सर। आपकी जिस्म में कम हो जाता है तो हाइपो वेंटिलेशन इसलिए होता है ताकि आपकी जिस्म में क्या रह जाए, ऑक्सीजन रह जाए। सही है, ऑक्सीजन। तो दोनों यस सर। दोनों अच्छे नहीं है जिस्म के लिए। तो आपकी एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म है हाइपर और हाइपोवेंटिलेशन, दो बोथ आर द कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। अगले क्या है? सही सर। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? एक्चुअल गैस एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर एंड अल्विलाई। मैंने आपको बताया कि अल्विलाई के दरमियान गैस एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। सही है, और परफ्यूजन किसे कहते हैं? ब्लड डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यू। सही है, यानी ब्लड के जरिए आपका ब्लड वो ऑक्सीजन जाता है ना, विदाउट ब्लड ऑक्सीजन चला जाता है। नो सर। हाँ, ऑक्सीजन कैरियर कौन है? आपका ब्लड है। ब्लड आपने हेमोग्लोबिन। देखा होगा कि आपके जिस्म में जब Hb कम हो जाए, मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था किसी ने, देखो ऑक्सीजन में हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं। हेमोग्लोबिन क्या करता है? कैरियर फॉर ऑक्सीजन है। जब आपके जिस्म में ब्लड कम हो जाता है तो Hb कम हो जाता है। जब Hb कम होगा तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो क्या होगा? यू विल बी हाइपोक्सिक। हाइपोक्सिक होगा और पेशेंट का क्या होगा? इस्कीमिया की तरफ चला जाता है और सेल डेथ हो जाती है। सही है, मेरे ख्याल से ये आज का हमारे पास सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी क्लास और डेमो था। मेरे ख्याल से इतना पूरा होगा और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने आप को आदी करेंगे। सही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। हाँ, तो इंशाल्लाह। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ बताना चाहते हो तो बोल दो, इफ यू हैव।